आज 10 जून है और आज से 10 और 11 जून 2 दिन के लिए जो कोयला श्रमिक हैं वो अपनी यूनियनों और फेडरेशनों के नेतृत्व में एक्शन पे उतरी हैं, क्योंकि देश की सरकार ने 100% विदेशी पूंजी लाने का निर्णय ले रखा है कोयला क्षेत्र में, और उसके साथ साथ वो कमर्शलाइजेशन ऑफ माइनिंग कर रहे हैं। तो देश की जो प्राकृतिक संपदा है उसको बेचने का निर्णय ये सरकार तेजी से कर रही है, जहां उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर पे मार कर रही है। तो उसके विरोध में श्रमिक उतरे हैं, जहां की दूसरी तरफ कोविड महामारी के साथ देश जूझ रहा है और अब ये पीक की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में किस्से और बढ़ने वाले हैं और केस भी बढ़ने वाले हैं। किससे बढ़ने की बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी इस स्थिति को ही नहीं संभाल पा रही है, तो आगे जब हालात और बिगड़ने वाले हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में सरकार अपने राजनीतिक मफाद को आगे बढ़ाने के लिए और गलत आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने में तो मस्त है, लेकिन देश के लोगों को उसने अबंडन कर दिया है। लोग मर रहे हैं। धीरज की माँ दम तोड़ देती है, वो 5 अस्पतालों में अपनी माँ को लेके घूमता है, उसको दाखिला नहीं मिलता है। नीलम गर्भवती महिला है, वो दम तोड़ देती है, उसका पति 7 अस्पतालों में लेके घूमता है। आखिरकार एक सिफारिश से वो एक अस्पताल मेरठ लेके भी पहुंचता है, वो बच नहीं पाती है। उसकी बच्चा भी जो पेट में था वो भी साथ में ही मरता है। एक बच्चे का पिता अपने बच्चे को लेके कई अस्पतालों में घूम लिया, सब जगह से जवाब मिला कि जगह नहीं है, बिस्तर नहीं है। सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, सब जगह से ऐसा ही उसको जवाब मिला। उसने अपना बच्चा खो दिया। और उसके बाद एक औरत ने अस्पताल के बाहर ही अपनी बच्ची को जन्म दिया, क्योंकि अस्पताल ने उसको दाखिल करने से मना कर दिया। इनमें ज्यादातर केसेस जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो कोविड पॉजिटिव पाए गए और वो बच्ची फिर बची नहीं। जर्नलिस्ट की, वेल नोन जर्नलिस्ट की पत्नी की भांजी, उसको लेकर के वो कई अस्पतालों में घूमे, सरकारी और गैर सरकारी। बच्ची, युवा बच्ची को कहीं दाखिला नहीं मिला, ये कह के अस्पताल में बेड नहीं है जी, और वो बच्ची भी, युवा बच्ची भी चली गई। वीरेंद्र दिल्ली के कई अस्पतालों में घूमना, किडनी का उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। आखिरकार वो जगह कहीं नहीं मिली तो वो गया भोपाल की, वहां उसको ट्रीटमेंट मिलेगी, वहां भी 24 घंटे के अंदर उसने दम तोड़ दिया। संदीप अपने पिता को लेके घूमता रहा, वो अपने पिता को नहीं बचा पाया। बहुत सारे अस्पतालों में वो घूमा, कहीं भी जगह नहीं मिली। लेकिन भानु प्रताप के साथ तो और भी हद हो गई। वो भी बीमार, उसकी माँ भी बीमार, राशन के साथ जो और सामान चाहिए उसके पास है नहीं। वो हताश, कहीं से मदद नहीं। सरकार तो सो रही है, प्रधान सेवक भी सो रहे हैं, अनाज के भंडार खोले नहीं हैं, सबके मुंह में नवाला जा नहीं रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर उसने आत्महत्या कर ली, भानु प्रताप ने। और आत्महत्याओं के सिलसिले और हताशा के सिलसिले तो मजदूर जब सड़कों पे चले थे उसका तो हमें मालूम ही है, लेकिन मैं अभी फौरी तौर की बात कर रही हूँ कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो बहुत अब तक दुरुस्त हो जानी चाहिए थी, आने वाली भयावह स्थिति को दिमाग में रखते हुए उसके बहुत इंतजाम हो जाने चाहिए थे। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं तो तब इस किस्म की हालत हम देख रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे बात करने के लिए फिर से आई कि जो सरकार के अपने फैसले लागू करने के तरीके हैं और फिर अराजकता फैलाने के तरीके हैं और फिर पूरी जनता को उनके हाल पे छोड़ देने के तरीके हैं, ये हमारे देश को बहुत मुश्किल में फंसा रहा है। इसका संज्ञान हम देशवासियों को होना चाहिए। यही तरीका इन्होंने नोटबंदी के टाइम पे अपनाया था कि रात को 8 बजे अचानक निर्णय ले लिया गया और अगले दिन सुबह हमारे 84% करेंसी वो खाली एक कागज के रूप में जिसकी कोई कीमत नहीं हो उसमें बदल दी गई।
फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पूछा, कैबिनेट को नहीं पूछा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नहीं पूछा, किसी को सलाह में नहीं लिया और रात को 8 बजे अचानक वो घोषणा कर दी गई। हम जानते हैं 184 से ज्यादा लोग उसमें मरे थे और कितने रोजगार लोगों के गए थे, कितने छोटे उद्योग चौपट हुए थे। अब फिर से इस महामारी के समय भी शेख चिल्ली स्टाइल से फैसला लिया गया और कह दिया गया कि महाभारत की जंग 18 दिन में जीती थी, 21 दिन में कोरोना से जीत हासिल हो जाएगी। लोग तो 21 दिन का कष्ट सहने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर ये फैसला भी पार्लियामेंट को, राज्य सरकारों को, देश के आवाम को, राजनीतिक पार्टियों को, दूसरे संगठनों को, किसी को भी संज्ञान में लिए बिना, विश्वास में लिए बिना अचानक लिया गया। और उसके बाद जो करोड़ों मजदूरों की हालत पूरे देश के अंदर हुई, उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। इस फैसले को लेने के समय भी एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली गई। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट ने कहा है कि हमसे पूछा भी नहीं गया जब ये निर्णय लिया, और ये निर्णय भी रात को 8 बजे लिया और 4 घंटे का नोटिस दिया पूरे देश के करोड़ों आवाम को, सारी जनता को। सब कुछ लॉकडाउन, जनता भी लॉकडाउन, उद्योग धंधे भी लॉकडाउन, जो जहां था वो वहां फंस गया। और सफाई ये आ रही है, जब इन एसोसिएशंस ने कहा कि हमसे पूछा नहीं गया, तो सफाई आ रही कि हमने तो जी टास्क फोर्स बनाई थी। हमारी तो टास्क फोर्स में बहुत काबिल लोग हैं, उसमें तो डॉक्टर्स भी हैं। हम कह रहे हैं कि उनमें काबिल लोग हैं, नहीं है, होंगे काबिल, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। पर आपकी टास्क फोर्स कर क्या रही है? आपकी टास्क फोर्स के एक सदस्य डॉक्टर पॉल ने जो कहा, सरकार जवाब देना, वो आपकी तरफ से टास्क फोर्स है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि 15 मई को इस देश के अंदर कोरोना वायरस के केसेस 0 हो जाएंगे, यानी जितने होंगे उतने होंगे, उसके बाद एक भी केस और नहीं बढ़ेगा। तो प्रधान सेवक कहाँ हैं? जवाब क्यों नहीं देते? 15 मई के बाद तेजी से केस बढ़े हैं और अब हर रोज 10,000 की रफ्तार हो गई है और पीक अभी आना है। हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं और लोग हताश हैं, घूम रहे हैं। लाखों रुपए थैली में लेके भी घूमने में या अस्पतालों में जगह नहीं है। तो ऐसे में वो 80 करोड़ देशवासी जिसको आप बोलते हो कि खाद्यान्न सुरक्षा में हम कवर करते हैं उनको, जो कि कवर नहीं किया आपने सबको, वो कहाँ जाएगा? उसके पास तो कुछ नहीं है, अनाज भी नहीं आपको देना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ उसके अलावा जो लोअर इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, वो कहाँ जाएगा? उसको कहाँ पर दाखिला मिलेगा? उसके परिवार के सदस्य को हम ये जानना चाहते हैं। लेकिन रवैया क्या है आपका? आपका रवैया है हमेशा चुनावी मोड में रहने का। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने 20 लाख करोड़ बोल दिया तो फाइनेंस मिनिस्टर खींच तान के 5 दिन की मेहनत के बाद दिखाने के लिए पूरी दुनिया को और देश को कि हाँ 20 लाख करोड़ का पैकेज हो गया, उसकी सारी सच्चाई अब हम जानते हैं। और हम भूल जाएं कि जब पुलवामा हुआ, आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज को सब मालूम था। आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, वहां के जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने इस बात को माना और आपकी सरकार की इंटेलिजेंस सोर्सेज ने माना कि मालूम था कुछ हो सकता है। आप सोते रहे और हमारे सीआरपीएफ के जवान मर गए, और जब किसी ने आप पे उंगली उठाई कितनी बड़ी कोताही कैसे हो गई, तो आपने उन्हीं लोगों पे हमला बोल दिया। पुलवामा और बालाकोट को आप चुनावों में भुनाते रहे, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि इसको चुनावों में नहीं घसीटो। और अब इस महामारी के दौरान आप अपनी सियासत में जुटे हैं, राजनीति में जुटे हैं, जब देश को इस वक्त एकाग्र होकर के इस महामारी के साथ पूरे देश को मिलकर के लड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है, अभी भी जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको भेजिए, उसका इंतजाम कीजिए,
लेकिन प्रधानमंत्री कहाँ हैं? जवाब दें। सरकार क्या कर रही है? जवाब दें। मिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं? जवाब दें। WHO ने ये बोल दिया है, इस मामले को अब सीरियसली लीजिए। कल ही बोला है WHO ने कि इस मामले को सीरियसली और साइंटिफिकली लीजिए। लेकिन मैं देश के वासियों को ये कहना चाहती हूँ कि ये सरकार सीरियस नहीं है। प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज को सीतारमन मेहनत करके गिनाती रही और अब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि 10 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। 30 तारीख को अपनी चिट्ठी भी लिख दी देश के नाम पे, जो सिर्फ चुनावी प्रचार था, और अब भी चुनावी मोड से बाहर नहीं निकले और 10 करोड़ तक पहुंचने की जो मंशा है और जो तैयारी है और जिसमें अमित शाह जुट गए हैं, ये भी केवल एक चुनावी तौर तरीका है। और हम देख क्या रहे हैं? मिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर, बड़ी बड़ी एडवाइजरी और ऑर्डर्स निकालने वाले और अपने ही ऑर्डर्स से मुकरने वाले, सुप्रीम कोर्ट तक में अपने ऑर्डर्स को वापस ले लेने वाले, इस देश के करोड़ों मजदूरों की जिंदगी को दांव पे लगाने के बाद वो आज अमित शाह वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि 10 करोड़ की गिनती पूरी करनी है। बिहार की वर्चुअल रैली के अंदर वो झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हमने जो है बहुत सारे प्रवासी मजदूरों के लिए इतने करोड़ खर्च दिए। झूठ मत बोलिए, सब परतें खुल रही हैं। आपने फिर बहुत बड़ा झूठ बोल दिया, कहा कि 85% पैसा जो प्रवासी मजदूर आए उसका रेलवे मंत्रालय ने दिया, केंद्र सरकार ने दिया। क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप ही के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट दाखिल किया, उसमें ये कबूल किया कि जिस राज्य सरकार से गए या जिस राज्य में से वो चले, जहां से वो चले और जहां वो गए, उन दोनों की राज्य सरकारों ने आपस में तय किया, राज्य सरकारों ने वो पैसा दिया। और अमित शाह आपके यहाँ आकर के झूठ बोल रहे हैं कि हमने पैसा दिया। बहुत से दावे वो वहां पर ठोक रहे हैं, साथ साथ बोलते रहे ये चुनाव की रैली नहीं है। तो फिर आप चुनाव का एजेंडा क्यों सेट कर रहे थे? आपका सारा का सारा बिहार के आने वाले चुनावों में क्या आपका राजनीतिक और प्रोपेगेंडा का एजेंडा होगा, आप वो सेट करने के लिए इस वर्चुअल रैली को कर रहे थे। और आपके बीजेपी के प्रधान ने फटाफट कह दिया, बिहार वाले ने 72,000 जगह के ऊपर LED लगाए गए और हर जगह पे 7 वर्कर तो मिनिमम थे ही, तो 5 लाख की गिनती लगभग गिना दी। इसका मतलब है आप 10 करोड़ की उस गिनती को पूरा करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। और आप तो बिहार में ही बोले थे ना कि चुनाव के वायदे चुनाव के होते हैं, वो जुमले होते हैं, वो पूरा करने के लिए नहीं होते हैं। तो फिर से आप बिहार में गए, बिहार को पैकेज आज तक आपने दिया नहीं है, लेकिन वहां ये प्रचार अभियान में आप चले गए, ये आपका इलेक्शन एजेंडा था। उड़ीसा के अंदर भी आप गए और उसी तरीके से कितने पोलिंग बूथों को आप एड्रेस कर रहे हैं। आप पोलिंग बूथों की बात हो रही थी, बिहार में भी, उड़ीसा में भी, बंगाल में भी। आप बूथ वाइज मैनेज कर रहे हैं इस वर्चुअल मीटिंग को। तो ये चुनावी प्रचार नहीं है तो क्या है? पूरा देश मुसीबत में डूबा है, लोग टेंशन में हैं, डेस्परेशन में हैं, और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर सो रहे हैं और उनके होम मिनिस्टर देश में घूम के चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। आपने क्या कह दिया? आपने उड़ीसा में कह दिया हमने कितना पैसा खर्चा, इतना बड़ा पैकेज दिया। विरोध पक्ष क्या कर रहा है? मिस्टर अमित शाह, विरोध पक्ष सत्ता में नहीं है, आप सत्ता में हैं। सारा तंत्र आपके हाथ में है, सारे विभाग आपके पास हैं, पूरी फोर्स आपके पास है और जनता का दिया हुआ पैसा आपके पास है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से इकट्ठा हुआ पैसा वो सरकार की ही धन दौलत बनती है। जो पैसा आपने खर्चा, जितना खर्चना चाहिए था उतना नहीं खर्चा। वो जनता का पैसा जनता तक पहुंचना चाहिए था, आपने नहीं किया। जनता के उसी पैसे से आपने अनाज खरीदा, उस अनाज के भंडारों को आपने खोला नहीं, लोग भुखमरी के शिकार हो रहे। वो भी जनता के पैसे से खरीदा गया।
भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं बांट रहे आप मिस्टर अमित शाह, जो आप राज्यों के अंदर जाके गिना रहे हैं हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। विरोध पक्ष क्या कर रहा है? विरोध पक्ष को जो भूमिका निभानी चाहिए वो निभा रहे हैं। देश के अवाम ने, देश के संगठनों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवा संगठनों ने, छात्र आंदोलनों ने, सबने मिलकर के समाज के अंदर काम किया है। धार्मिक संगठनों ने भी काम किया है। आपकी सरकार क्या कर रही है? वायदों से मुकर गई, जनता को कुछ नहीं दिया, जो दिया वो बहुत कम लोगों तक पहुंचा, और आप मांग रहे हैं हिसाब जनता से। आपने जो झूठ बोला रेलवे के बारे में, आपने बसों के बारे में भी झूठ बोला। आपने कहा जब श्रमिकों को कष्ट आया हमने तुरंत बसें चलाई, हमने तुरंत रेल चलाई। भूल जाए हम लोग कि 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हुई और 28 मार्च को मजदूर पैदल चल के दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे पहुंचे, क्योंकि बसें वहां देने का वायदा था। ये भूल जाए हम कि लोगों को वापस कर दिया गया, बॉर्डर सील कर दिए गए, बसें नहीं दी गई और वो वापस अपने अपने घरों में या जहां जहां वो बेचारे शरण लिए हुए थे वहां पहुंचे। और उसके बाद ये भी भूल जाएं कि बहुत हद तक राज्यों के बॉर्डर बंद कर दिए गए और फिर यथा कदा किसी तरीके से मजदूरों ने अपने आप बसें अरेंज की। 2500, 3000, 3500, 5000 रुपया प्रति व्यक्ति पैसा देकर के बसों में मजदूर गए, जो पहले ही कर्जों में डूब गए थे, जो काम धंधा खो चुके थे। 2-2 हजार रुपया, 1,500 हजार रुपया दे करके ट्रकों में लद के गए और सीमेंट कंक्रीट के मिक्सर्स में लद करके गए। पैदल चलने के अलावा जो वाहनों में गए उन्होंने पैसे खर्चे। आप कह रहे हैं हमें बसें इंतजाम की। आप तो बसों का ड्रामा भी करते रहे। राजस्थान से यूपी आने वाले मजदूरों के लिए एक विपक्ष पार्टी ने इंतजाम की बात की तो आप लोगों ने तमाशा खड़ा करके उसके राजनीति खेली और आप कह रहे हैं आपने बसों का इंतजाम किया। झूठ बोलना तो बंद कीजिए। जब बच्चों ने, कोटा के बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया था कि हमें अपने अपने राज्यों में ले जाओ, बसों की इंतजाम तब हुई थी, या डिस्क्रीटली कुछ पिलग्रिम्स को ले जाने के लिए लॉकडाउन के पीरियड में कुछ लिमिटेड बसें यूपी की सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने इस्तेमाल की थी। आपने इस देश के श्रमिकों के लिए बसों का इंतजाम किया? कब किया? आपने वो इंतजाम मई में किया। आप कह रहे हैं ट्रेनों का इंतजाम किया। जनाब, कब किया आपने ट्रेनों का इंतजाम? मार्च के महीने से मजदूर हताश होता रहा। ये सब हालात जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, ये सब कुछ हो गए। पहली ट्रेन 46 दिन के बाद, श्रमिक ट्रेन 1 मई को चली, जिस दिन मजदूर दिवस था। और उसके बाद अगले दिन कर्नाटका ने ट्रेनें कुछ कैंसिल कर दी। 3 तारीख को कई ट्रेनें उन्होंने कैंसिल की और जो राज्यों में आपने कही थी उनमें से कई ट्रेनें कैंसिल हुई। आपकी 20 मई आते आते मुश्किल से हिंदुस्तान के 20 लाख मजदूरों को आप ट्रांसपोर्ट कर पाए। करोड़ों से करोड़ों मजदूर थे, जिनमें से कुछ पैदल चले गए, कुछ अभी भी फंसे हुए हैं, उनमें से कुछ लाख को आप पहुंचा पाए अलग अलग तरीकों से। और आप दावे ठोकने के लिए पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, देश के वासियों को ये बता देना चाहती हूँ कि इनके पास तंत्र को देने के लिए कुछ नहीं है। ये दूसरों से पूछेंगे आपने क्या किया, ये अपना कोई भी काम नहीं बताएंगे। ये सिर्फ धारा 370 दोहराते रहेंगे और 3 तलाक दोहराते रहेंगे, उस किस्म की सारी बातें 35 से और दूसरी चीजें गिनाते रहेंगे, CAA और सिटीजनशिप गिनाते रहेंगे, जिस विषय को लेके जिन्होंने विरोध किया ये लोगों को जेलों में ठूसने में लगे हुए हैं। कम से कम अमित शाह ये तो बता दें कि प्रधान सेवक की और उनकी जो राज्य है गुजरात का, उसका मॉडल क्या कर रहा है। वहाँ नर्सिस ने हड़ताल कर दी सबसे बड़े अस्पताल में, वहाँ डॉक्टरों ने अपनी दुख बताया, कष्ट बताया, वहाँ के हाई कोर्ट ने उस मामले का संज्ञान लिया, वहाँ वेंटिलेटर्स का बहुत बड़ा घोटाला हो गया जिसमें चीफ मिनिस्टर खुद उसका उद्घाटन किए। जो वेंटिलेटर था ही नहीं उसको वेंटिलेटर कह के खरीदा गया।
वहां पर मजदूरों की पिटाइयां हुई, जिन्होंने कहा कि हमें बस दो, ट्रेन दो, घर जाना है। जिन्होंने वेतन मांगा उनको पिटाइयां की गई, उनके ऊपर केस थोपे गए। ये गुजरात के किस्से हैं। और अब वहां पर 3 जून को एक फैक्ट्री में आग लग जाती है। 200 मजदूर हैं, 50 जख्मी पड़े हैं, 10 मर चुके हैं। एक जल के बाहर आता है तो भी उसकी सिक्योरिटी के जो कंपनी के सिक्योरिटी वाले हैं उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। ये सब कुछ तो देश देख रहा है, आप कितना छुपा लेंगे? तो उसकी आप बात करो ना, उसकी आप बात नहीं करना चाहेंगे। अब मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि अर्थतंत्र की हालात भी बहुत बिगड़ चुकी है, हम पहले भी कह चुके हैं। अभी ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी आई है, मैं देशवासियों से साझा कर रही हूँ, खबरें नहीं पहुंचने दे रहे हैं ये इधर उधर। उन्होंने खुद कहा है, ये मालिकों का संगठन है, मैं बता रही हूँ, माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज जो हैं 35% दोबारा काम नहीं शुरू कर पाएंगे। 32% की रिकवरी 6 महीने से पहले नहीं होगी। केवल 3% ये स्मॉल सेक्टर और 6% कॉरपोरेट सेक्टर था जो काम पे लगातार था, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज के चलते हुए उनका काम बंद नहीं हुआ था, वो अभी सक्रिय हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि 70 लाख करोड़ का तथाकथित जो इन्होंने एमएसएमई और सेक्टर के लिए कहा कि हम कर्जों का प्रावधान करेंगे, आप कर्जे ले लीजिए, उनमें से केवल 15% हैं जो उसको अवेल करने के लिए आए हैं। हालात बहुत खराब हैं, लेकिन ऐसे में दावे इनके बहुत बड़े बड़े हैं। पर मैं उन दावों के ऊपर फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके ऊपर आती हूँ। खुद इन्हीं के मंत्रालय के लोग क्या कह रहे हैं और रिजर्व बैंक क्या कह रहा है, उसके ऊपर मैं चर्चा करने के लिए आऊंगी। आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि देश की सरकार ने इस देश की जनता के साथ जो न्याय करना चाहिए था वो न्याय नहीं किया है, और अब भी इलेक्शन मोड में फंसे हुए हैं। ये देश के आवाम की नहीं सुन रहे हैं और देश महामारी की तरफ तेजी से और बढ़ रहा है, पीक की तरफ। मैं आप सब देशवासियों को शुभकामना देते हुए और संघर्षों के लिए तैयार रहते हुए यही कहते हुए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम और जय हिंद कह के अपनी बात को खत्म करती हूँ।